अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आज जी हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे दोस्त रोहित शर्मा जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं भारत से। बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आज रोहित जी हम बात करेंगे ज़रा एनवायरनमेंट की, ज़रा जो आपको मालूम है कि जो मेन इशू है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का और हमारी जैसी कंट्रीज़ का, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इशू, जिस पे हम कोई ध्यान नहीं दे रहे, ना हमारे यहाँ कुछ हो रहा है और शायद भारत में भी कुछ इसी तरह का इशू होगा। तो उस पे हम आज बात करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ तो जी बार बार वो एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि ठीक है जी दरख्त लगाए जा रहे हैं और सुनामी ट्रीज आ गए इमरान खान के आने के बाद, जो है ये बात भी हुई। लेकिन हमने ये देखा है कि जहाँ पे मैं रहती हूँ इस्लामाबाद, वहां पे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच में ग्रीन बेल्ट एक हुआ करती थी और अभी भी है कई कई जगह पर। लेकिन उसको एक रोड के एक तरफ से अगर हम देखते थे ना, तो हमें दूसरी साइड की रोड नजर नहीं आती थी, इतने दरख्त होते थे। और फिर हमारे यहाँ जी वो एक टेंडर माफिया और इस तरह के लोग निकले और उन्होंने, और साथ ही जो लैंड ग्रैबिंग वाले होते हैं, सारे दरख्त काट दिए गए और वहां पे हाउसिंग स्कीम्स और कुछ ना कुछ बना दिया गया, जिसकी वजह से उस वक्त तो लोगों ने महसूस नहीं किया। लेकिन अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये इशू बहुत हाई है, एनवायरनमेंट का भी और क्लाइमेट चेंज का भी, और उसके ऊपर बहुत कम हमें सुनने को मिलता है। तो शायद लोग उसको उतना अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते। लेकिन आपके यहाँ आप क्या समझते हैं कि क्या सिचुएशन है और क्या होना चाहिए? देखिए, आज से 20 साल पहले जो हम सुनते थे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चीजें आएंगी, गर्मी बढ़ेगी, जहाँ पे सर्दी पड़ती है वहां पर सर्दी कम पड़ेगी, रेनफॉल कम होगी और बर्फ कम पड़ेगी, जहाँ पर बर्फ है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी, मेल्ट होने शुरू हो जाएगी, ये हमें दिख रहा है, साफ दिख रहा है। अंडरग्राउंड वाटर दोनों कंट्रीज में गिर रहा है और अंडरग्राउंड वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स है, वो हम लोग रिप्लेनिश करने के लिए कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे किसी का दिमाग नहीं जा रहा। दोनों कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे बोलती बहुत कुछ है, लेकिन वो करती नहीं है। पता नहीं क्या रीजन है, वाटर माफिया इसके पीछे है, कौन है वी डोंट नो। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बहुत काम नहीं किया गया अब तक। जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगल, हम लोगों की जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसकी डिमांड है कि जंगल कटे और वहां पे खेती हो, तो वो काम हो रहा है। अब हम लोगों के सामने प्रॉब्लम ये आती है, एक हम लोग अपनी पॉपुलेशन को कर्टेल नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया जब हम बचपन में पढ़ते थे तो 80 करोड़ था, आज 130 करोड़ है। और पिछली सेंचुरी की स्टार्टिंग में पूरा जो इंसानी पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ के आसपास थी, आज 700 करोड़ टच कर रही है। तो ऐसे सूरत हाल में जहां पॉपुलेशन हमारी एवर राइजिंग है, तो हमारी एवर राइजिंग डिमांड्स हैं, हमारी एवर राइजिंग नीड्स हैं, हमारी एनर्जी नीड्स हैं, हमारी दूसरी नीड्स हैं। हम लोग व्हीकुलर पॉपुलेशन, अभी व्हीकुलर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उससे एक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस तो हैं ही, साथ में दूसरे पॉल्यूटेंट्स के एमिशंस हैं। जहां पर कभी खेती हुआ करती थी या जहां पर कभी जंगल हुआ करते थे, वहां पर अब आप देख रहे हैं खेती हो रही है। जहां खेती हुआ करती थी वहां पर अब घर बने हुए हैं। दिल्ली तो बिल्कुल कॉन्क्रीट जंगल बन गया। लास्ट ईयर तो कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन उससे पिछले साल दिल्ली का टेम्परेचर 48 डिग्रीज टच किया था। 48 डिग्रीज मीन्स जस्ट 2 बिलो 50। अब 50 डिग्रीज पे ये तो डेजर्ट्स का टेम्परेचर होता है। हम लोग इस लेवल पे जा करके अपने यहाँ कंक्रीट जंगल बना रहे हैं, अपने यहाँ जो पेड़ है, दरख्त है, उसे काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डेजर्ट्स प्रिवेलिंग, डेजर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। चाइना ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, रिमार्केबल जॉब। उन्होंने मैनमेड फॉरेस्ट बनाए हैं। मैनमेड फॉरेस्ट की बात पाकिस्तान भी कर रहा है, इंडिया में तो वो भी कोई नहीं कर रहा, उसको भी छोड़ दीजिए आप। जहां तक बात यह है कि हम लोग एक एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर कोई बात नहीं करता है, नॉन वेजिटेरियनिज्म। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पोल्ट्री पालेंगे तो पोल्ट्री का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के साथ साथ मीथेन एमिशंस करता है। पोल्ट्री में मीथेन एमिशंस जो हैं वो हमारे व्हीकुलर पॉल्यूशन से ज्यादा डेंजरस हैं। तो हम वो नॉन वेजिटेरियनिज्म से की वजह से ही हम इनको पालते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जिस पर कोई बोलना नहीं चाह रहा है। ये सारी चीजें का और मीथेन
जो वो है कार्बन डाइऑक्साइड से 4 गुना ज्यादा डेंजरस है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो काफी रिसीड कर चुके हैं। अंदाजा ये है कि 2050 तक हमारी पोलर आइस कैप जो कि नॉर्थ पोल पे है वो खत्म हो जानी चाहिए। आप साल ही कितने बचे हैं? एक वो भी अगर खत्म हो गई तो वो और डेंजरस एक वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वाटर लेवल, सी वाटर लेवल राइज करेगा। हमारे बॉम्बे और कराची दोनों को प्रॉब्लम आएगी। लंदन तो पता नहीं कहाँ होगा, यूके पता नहीं कहाँ होगा, फ्रांस की भी पोजीशन खराब होगी। तो और इस पर कोई बात भी नहीं करना चाह रहा। पिछली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा कि इसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज्यादा इस पर कुछ किया नहीं। वो हर बार बोलते थे कि नहीं ये नेचुरल है, जबकि हमें जाना चाहिए। अब एक ऐसा फेज आया है जब हमें एक आइस एज की ओर जाना चाहिए। हम अभी एक मिनी आइस एज से निकले हैं जो कि 1800s में खत्म हुई है। वो टाइम वो 600 वो 1600 1500 से लेकर के 1800 का जो टाइम था उसमें लंदन की थेम्स नदी जम जाती थी। वो टाइम एक मिनी आइस एज का टाइम था और मिनी आइस एज से बाहर निकले। अब दोबारा आइस एज की ओर हमें जाना चाहिए। आइस एज की जगह हम लोग अब दूसरा टाइम देख रहे हैं जहां पे ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है और आइस एज की ओर जाने की जगह हम लोग अपने ग्लेशियर्स खो रहे हैं, अपने ही दूसरे आइस कैप्स खो रहे हैं। और आइस कैप्स खोना एक बहुत डेंजरस चीज है क्योंकि इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। जो सूरज की रोशनी आती है वो आइस कैप्स रिफ्लेक्ट कर देती है। अब आइस कैप्स रहेंगे नहीं तो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो और ग्लोबल वार्मिंग होगी। एक और इम्पैक्ट जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है वो ये है कि नॉर्दर्न जो हमारा नॉर्थ पोल जो है, जब हमारे समुद्र का पानी करंट्स के थ्रू जाता है नॉर्थ पोल की ओर तो वहां जाकर के वो जम जाता है। जब जमता है वो तो आइस हमेशा फ्रेश वाटर की होती है तो वो सॉल्ट छोड़ देता है और फ्रेश वाटर जम जाता है। तो अगर 1 लीटर है पानी और उसमें से आधा लीटर जम गया तो आधा लीटर में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाता है। तो वो पानी थोड़ा वेट में हैवी हो जाता है और नीचे चला जाता है। तो वो नॉर्थ पोल पे इतना बड़ा एक वाटरफॉल है जो कि समुद्र में ही है, 4 किलोमीटर नीचे पानी जाता है। वो वर्ल्ड के सारे वाटरफॉल से 10 गुना है। वहां पे पानी नीचे जाता है और वो जो पानी एक बार नीचे जाता है वो 1500 साल के लिए नीचे चला जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने रिजॉल्व की है वो नीचे चलेगी 1500 साल के लिए। अब वो 1500 साल तक अपना इम्पैक्ट देती रहेगी। तो हम लोग जो आज कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट एक लॉन्ग टर्म में हमें दिखने वाला है। अब इसका हमें सिर्फ एक ही तरीका दिखता है कि फॉरेस्टेशन। लेकिन फॉरेस्टेशन भी कहाँ से की जाए क्योंकि लैंड भी लिमिटेड है और हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इस पूरे कंस्ट्रेंट में हम लोगों को वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। जो वाटर कंजर्वेशन में पाकिस्तान के कुछ जो वो हैं डैम्स हैं उनमें सिल्टिंग इतनी हाई है कि वाटर वहाँ पे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं लगी। इंडिया के बाकड़ा नंगल डैम है, बहुत पुराना बना हुआ है, उसमें भी सिल्टिंग की प्रॉब्लम है। टिहरी डैम अभी नया बना है, बाकी हम कुछ डैम्स अभी नए बना रहे हैं। डैम बनाना एक सॉल्यूशन नहीं है। एक फॉरेस्टेशन और दूसरा अंडरग्राउंड वाटर, इन दो का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो फ्यूचर इज सो ब्लीक कि एक और वॉर हमें दिख ही रही है जिसे जिसे लोग पूरी दुनिया ये बोलती है कि नेक्स्ट वॉर हमारी वाटर पे होगी। वो हमें सामने दिख रही है, बहुत दूर नहीं है अब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत बार ये बात की गई है कि जो नेक्स्ट वॉर होगी वो वाटर के ऊपर ही होगी। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ जो है वो एक हमारे यहाँ होता है ना मुल्ला माफिया है, टेंडर माफिया है, एक हमारे यहाँ टैंकर माफिया है जो के पानी सप्लाई करते हैं। और उसमें आप इस्लामाबाद को भी ले सकते हैं, बल्कि हर सिटी में ऑलमोस्ट ये टैंकर्स चल रहे होते हैं क्योंकि सीडीए जो है जो मतलब जो यहाँ का सारा इंतजाम संभालते हैं, जो सारे मैनेजमेंट करते हैं सिटी की, उनके पास इतना पानी नहीं होता कि वो हर घर को प्रोवाइड कर सकें। इसी तरह से कराची में भी है, वहां पे भी टैंकर्स चलते हैं और वो बड़े लंबे लंबे पैसे लेकर और बहुत वहां उस पे भी वो बहुत लाइन लगानी पड़ती है और बड़ी जैसे कहते हैं ना अपनी पीआर यूज करनी पड़ती है। लेकिन एक तरह से ये भी कहा जाता है कि ये जो टैंकर माफियाज हैं, मुझे नहीं पता भारत में है या नहीं, जो घरों में टैंकर्स आके पानी डाल के जाते हैं, इनकी वजह से भी ये चीज जो है वो संभल नहीं रही
है और इसके ऊपर कुछ खास काम नहीं हो पा रहा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? दूसरे, हमारे यहाँ बहुत सी, जैसे मैंने पहले कहा कि लैंड ग्रैबर्स हैं जो लैंड पकड़ लेते हैं, वहां से सब ट्रीज वगैरह को हटा के, काट के, और वहां पे उन्होंने हाउसिंग स्कीम्स बना दी है। लेकिन उसकी एक बहुत मेन रीजन हमारी बिल्कुल पॉपुलेशन भी है, जो बहुत खौफनाक तरीके से आगे बढ़ रही है। और उसके ऊपर, क्योंकि हम तो खैर एक वो हो जाता है कि जी रिलीजियस उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो स्कॉलर्स कहते हैं नहीं जी ये नहीं बोलेंगे, मुल्ला कहेंगे वो नहीं हो सकता। अदरवाइज इनको ये बात समझ में नहीं आती कि आपके रिसोर्सेज तो उतने ही रहेंगे, आप उसको नहीं बढ़ा सकते, आपकी लैंड उतना ही रहेगा, आप उसको नहीं बढ़ा सकते, तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो कहाँ जाएगी और किस तरह से? तो उसकी वजह से भी, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, दूसरे जो छोटी सिटीज से लोग उठ के बड़ी सिटीज में आ जाते हैं। इंडिया में भी होता होगा, जॉब्स के लिए, स्टडीज के लिए, या कुछ भी। तो उससे भी आप समझते हैं कि क्लाइमेट पे और इस तरह से एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है? देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल जो मुल्ला मौलवी बोलते हैं और कुछ यहाँ पे धर्मगुरु बोलते हैं, हिंदू धर्मगुरु भी वैसे कुछ वैसा ही बोलते हैं। ये पॉपुलेशन कंट्रोल उस जमाने की बात है कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करना जिस जमाने में एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होती थी। अब वो चीजें नहीं रह गई। उस समय तो आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि अगर 10 बच्चे पैदा हुए तो 10 में से 5 भी 15 की एज देख लेंगे, ज्यादातर उससे पहले मर जाते थे। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई है, आप उस समय तो मीजल्स और स्मॉल पॉक्स ऑफ वर्ल्ड से इराडिकेट हो गई। साथ में बहुत सारी और ऐसी बीमारियां हैं जिसका आपको आजकल आप एक इंजेक्शन लगता है, उस जमाने में वो जो पोलियो इतनी थी, अब पोलियो तो बिल्कुल लगभग क्लियर हो चुकी वर्ल्ड से। और दूसरी बीमारियां जो छोटी छोटी बीमारियां होती थी, वो सारी बीमारियों के आजकल एक इंजेक्शन लगता है, वो बीमारी होती ही नहीं है। इससे भी बच्चे मरते थे बड़े सारे। तो वो बीमारियां अब जा चुकी हैं। अब हमारी सर्वाइवल रेट बहुत हाई है। दूसरी चीज, हमारी जो पहले एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी जो करीब 30-40 के आसपास होती थी, वो अब आप इंडिया में 58 से ऊपर चली गई। तो ये भी देखिए कि आपका लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, आपकी एज बढ़ती जा रही है, बच्चों की इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो गई। उस हिसाब से आप अगर 2 बच्चे हैं तो 2 ही सर्वाइव कर रहे हैं। आप इतना एडवांस कर चुका है सब कुछ। तो ऐसे में क्या हम अगर हम वो सिचुएशन रखेंगे कि एक आदमी के 5 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, 10 हों, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये बात हमारी गवर्नमेंट्स को सीरियसली मुल्ला मौलवियों को और हमारे पंडितों को समझानी थी कि भाई ऐसे नहीं होता है। आपकी अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है और आपके अब बच्चों की सर्वाइवल रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो चुकी है। तो हम लोगों को भी अब फैमिली प्लानिंग की ओर देखना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट्स का इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दी। गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट्स बहुत किए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर कोई बहुत एक्टिव अप्रोच नहीं ली। और एक्टिव अप्रोच नहीं लेने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और हमारी लैंड एक फिक्स्ड एसेट है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो गरीबी है वो बढ़ती चली गई। क्योंकि आप अगर 10 बच्चे पालेंगे आज के जमाने में, उस जमाने के तो लगभग सारे ही गरीब होते थे। आज एक मिडिल क्लास आ गई है। तो मिडिल क्लास आने से आप मिडिल क्लास में काउंट नहीं हो रहे तो गरीब हैं। उस जमाने में या तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपर क्लास होती थी या एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोअर क्लास होती थी। मिडिल क्लास बहुत छोटी सी, बहुत माइनॉरिटी फ्रैक्शन हुआ करता था। जॉब्स इतनी नहीं हुआ करती थी, हर आदमी अपना छोटा छोटा बिजनेस किया करता था। अब वो चेंज हो गई, चीजें चेंज हुई, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, हमारा कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया। आज कोरोना आया है तो इंडिया में दवाई बनी, वैक्सीन बनी, तो वो इंस्टेंटली ब्राजील पहुंच गई। उस जमाने में वो ब्राजील पहुंचने में लगते थे 6 महीने। तो ये समझिए सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तो हमें भी पॉपुलेशन कंट्रोल के कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरा जापान ने हम लोगों को वार्न भी किया, इंडिया को वार्न किया खासतौर से कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, वरना आपके कंट्री में एजिंग एक प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे एजिंग जापान एक प्रॉब्लम है। अब एजिंग जापान प्रॉब्लम है, वो उनकी प्रॉब्लम है। हमारे पास तो यूथ, हमारी 30% पॉपुलेशन जो है वो 20 से कम है, राइट। तो हम इस यूथ को, अब जो नई जनरेशन आ रही है, उसको हम कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे?
हमारे पास इतने स्कूल्स नहीं है, हमारे पास इतने हॉस्पिटल्स नहीं है, और वो हॉस्पिटल बनाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हम लोग अभी भी, हम लोग यूरोपियन कंट्रीज नहीं है कि हम लोग एडवांस फैसिलिटीज पे काम कर रहे हो, हम लोग बेसिक फैसिलिटीज पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अब तक हम आजादी के 70 साल बाद तक तो हम टॉयलेट बना रहे हैं बैठ के। तो हम लोग कब इनके लिए मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे, कब हम इनके लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाएंगे, कब हम इन लोगों को वो एटमॉस्फेयर दे पाएंगे जो यूरोप में है। आज भी मेरी एक फ्रेंड है, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, रूही। वो जॉगिंग सुबह सुबह मैराथन के उसमें पिंकथन के लिए बहुत काम करती है। वो एक छोटे से शहर में गई, सिवान में, बिहार के। वहां जाके समझाना मुश्किल हो गया उनके लिए कि ये आपको भागना क्यों चाहिए। वहां पे फिर भी कुछ लेडीज आई, उन्होंने पिंकथन ऑर्गेनाइज कराई सिवान जैसे शहर में, बड़ी चीज है। लेकिन बहुत सारे लोग उनको देखते थे, जब ये सुबह सुबह भागती थी तो बहुत सारे लोग देखते थे और सबके सब खड़े होकर देखते थे ये भाग क्यों रही है। फिर उसके बाद उन्होंने समझाया कि भैया ये भागते हैं, ये हेल्थ के लिए भागा जाता है, आप भी भागिए। तब कुछ लोग और बुजुर्गों ने साथ ज्वाइन किया, तो आज भी हम उस पोजीशन में। ये बात यूरोप में नहीं है, ये बात अमेरिका में, कनाडा में नहीं है। दे नो एट व्हाट इट इज फॉर। तो ये बात हम लोगों को अपना, हम लोग आज तक एजुकेशन नहीं दे पाए सबको, पूरे कंट्री को। हमारे ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स इतने हाई हैं कि हम लोगों को मिराज खरीदने हैं, हम लोगों को सुखोई खरीदने हैं, हम लोगों को वेपन्स खरीदने हैं, हम लोगों को सबमरीन्स खरीदनी है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लड़ना है, क्योंकि हमारी कौम खतरे में है। हम लोगों को ये नहीं पता कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कौम अपने आप खतरे में आएगी ना। ये भी तो प्रॉब्लम है, ये कोई नहीं समझना चाह रहा। और साथ में हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। हमारे आप दिल्ली को ही लें तो दिल्ली में भी वाटर माफिया ऑपरेट करता है। दिल्ली में भी वही हालत है, टैंकर्स जाते हैं पानी लेके, हालांकि बहुत छोटे से फ्रैक्शन में है, लेकिन है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अब हम बचपन में देखते थे कि 24 आवर्स वाटर सप्लाई हुआ करती थी पूरे सिटी में। अब 24 आवर्स नहीं, वो अब वो कुछ टाइम स्लॉट बना दिया कि इतनी बजे से इतने बजे तक पानी आएगा आपके घर में। रनिंग वाटर, टैप वाटर नहीं है सारे दिन का। अब आप अपनी ओवरहेड टैंक भर लीजिए, उससे यूज कीजिए। तो वो चीज खत्म हो गई कि 24 आवर सप्लाई पीछे से आ रही हो, वो भी खत्म हो गया। और उससे वाटर वेस्टेज भी बहुत होती थी 24 आवर सप्लाई से, ये बात भी मानी। लेकिन फिर भी यू डोंट हैव दैट लिमिट, दैट मच ऑफ वाटर टू रन द सिटी। और अभी तो फिर भी ठीक है, कुछ साल बाद ये भी हालत और बिगड़ जाएगी, फिर क्या होगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित, यहाँ पे भी यही हाल है कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। बल्कि कुछ दिन पहले मैं देख रही थी न्यूज़ के ऊपर, एक छोटा सा जैसे पैकेज सा चलता है, वो किसी आदमी का चल रहा था और कहा जा रहा था कि जी गवर्नमेंट इनकी मदद करे। उसके कोई पता नहीं 30 या 40 बच्चे थे, पता नहीं 3-4 बीवियां और 30-40 बच्चे थे, और वो कह रहे थे कि जी गवर्नमेंट मदद करे। मैं कहा गवर्नमेंट क्यों मदद करे, मतलब गवर्नमेंट क्यों मदद करे और गवर्नमेंट क्या मदद करे? इसलिए कि ये तो इन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि इतने सारे बच्चे ये पैदा करते हैं और उसके बाद इनके पास खिलाने के लिए नहीं होता। तो और फिर कहते हैं जी गवर्नमेंट जो है वो ये करे वो करे। तो ऑब्वियसली जितने रिसोर्सेज इंसान की हो उतने ही बच्चे करने चाहिए। 2 भी बहुत होते हैं, मैं तो कहती हूँ 1 भी बहुत होता है। तो वो जो है एक को ही आप पढ़ा दें, लिखा दें, सब कुछ कर दें तो काफ़ी है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में भी जो है वो पॉपुलेशन बहुत खौफनाक तरीके से बढ़ रही है। उसके बाद ज़ाहिर है एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं, और जो छोटे सिटीज़ से लोग सब बड़ी सिटीज़ में आ गए हैं, और जो विलेजेस हैं, गांव हैं, वो ऑलमोस्ट समझे बहुत थोड़े लोग हैं वहाँ पे खाली पड़े हुए हैं, और सबके सब बड़े सिटीज़ में, कराची में चले जाएं आप, इस्लामाबाद, लाहौर, जहाँ भी, तो वहाँ पे लोग कोई जॉब के लिए, कोई स्टडीज के लिए, कोई वैसे ही कि जी हमने बड़ी सिटीज में रहना है करके सब इधर आ गए। और यहाँ का हाल खराब हो गया है कि अगर ये कोरोना ना भी होता तब भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इतनी गाड़ियां सड़क के ऊपर, आपको इतनी बेतहाशा ट्रैफिक मिलेगी। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि हर एक ने अपनी गाड़ी रखनी है, बैंक ने लोन पे भी दे देनी है, लोगों को किस्तों पे भी मिल जानी है। तो हर एक घर में 4-4 गाड़ियां लोगों ने खड़ी की हुई हैं। जो भी अफोर्ड कर सकता है उसका यही हाल है। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रीट पे निकलें तो आपको स्ट्रीट चिल्ड्रन इतने ज्यादा तादाद में मिलेंगे जो भीख मांग रहे हैं, कभी गाड़ियां साफ कर रहे हैं। इतने आप अगर सोचे कि चलो मैं आज इनको कुछ खिला दूं, पिला दूं या कुछ दे दूं, तो वो फिर वो लिस्ट खत्म ही नहीं होती। वो बच्चे कहीं से निकल के आते चले जाते हैं। मैं एक बार सामने मार्केट में मैंने सोचा चलो इनको मैं कुछ बर्गर और कोल्ड ड्रिंक दे दूं, तो वो यकीन करें
विद इन 30 मिनट्स वहां पे 50 से ऊपर बच्चे पहुंच गए थे जो स्लम एरिया से निकल कर आए थे। तो इतनी खौफनाक तरीके से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। फिर बैंक्स ने जो है एटीएम के साथ भी जो है सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, टिश्यू रखा हुआ है, कहा इसको यूज करो, तो लोग वो भी यूज नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है रोहित, कोई वर्कशॉप होनी चाहिए क्या? पोस्टर्स बना के लगा दें, क्या करें? लोगों को कैसे समझाएं कि एनवायरनमेंट के ऊपर भी काम हो और पॉपुलेशन के ऊपर भी? क्योंकि कोई समझने को तैयार नहीं, कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं देख रहा। कोरोना टाइम ने एक बहुत अच्छी चीज दिखाई। जब कोरोना टाइम था, क्योंकि मैं प्रेस में हूं, तो हम लोग ऑफिस जाते रहे लॉकडाउन में, और हमें अपना ही शहर इतना खूबसूरत दिखा कि यूरोप कहीं उसके आसपास नहीं टिकता, इतना सुंदर था। लेकिन नॉर्मल डेज में उसमें भीड़ इतनी होती है, कोई यहाँ पर पान की पीक मार रहा है, कोई वहां पे, तो वो गंदा होता है। अगर आप उसको विदाउट पॉपुलेशन देखें तो ग्रीनरी भी अच्छी बनती है और उसका नजारा भी बहुत अच्छा है। जहां तक बात यह कि इतनी पॉपुलेशन के साथ, और हमारे छोटे शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बिल्कुल जीरो है। छोटे से शहरों में आपको लाइब्रेरी ही नहीं मिलती, बच्चे पढ़ेंगे क्या? जब लाइब्रेरी नहीं मिलेगी तो बच्चों के पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। कोई आईएएस की तैयारी करना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग की, कोई मेडिकल की, तो वो जो फैसिलिटीज दिल्ली में वो है ही नहीं, तो सारे के सारे दिल्ली आ जाते हैं एक कमरा लेकर के, फिर उसके बाद कुछ नहीं कर पाए तो वो यहीं सेटल हो जाते हैं, फिर वो कहीं, तो सिटी एक्सपैंड होता जाता है। तो ये फैसिलिटीज अगर छोटे शहरों में जाएं तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी कंस्ट्रेन में है। ये सोचने वाली बात है कि अगर 100 लोग हैं, 100 अर्निंग मेंबर्स हैं, तो 100 अर्निंग मेंबर्स जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, अगर वो 1000 रुपए भी दे रहे हैं, तो वी हैव 1 लाख रुपीज। वो 1 लाख रुपीज आपको, जो जो लोग हैं, 100 से आपको हजार रुपए तो मिले हैं। 2 बच्चे हैं और अगर अनएम्प्लॉयड उसमें 50 हैं, तो वो कितनों को अनएम्प्लॉयमेंट डोल दे देगी गवर्नमेंट, कितनों को वो ओल्ड एज का पेंशन दे देगी। भाई 100 लोग तो अर्निंग हैं, 100 में फिर माँ बाप भी तो 100 होंगे, तो बच्चे भी 100 होंगे। अगर उसमें से 20 अनएम्प्लॉयड हो गए तो अनएम्प्लॉयमेंट डोल भी, और उसके बाद गवर्नमेंट का अपना खर्चा भी और डिफेंस एक्सपेंडिचर भी। तो इतना इतना ये हमारे गवर्नमेंट्स के साथ एक कंस्ट्रेंट है। ये हम लोग कहने बहुत आसानी से बोल जाते हैं कि गवर्नमेंट ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने नहीं किया। भाई गवर्नमेंट के पास, आप एक तो हम लोग टैक्स ही नहीं देते हैं, सबसे बड़ी चीज कि हम लोग टैक्स तो कहीं ना कहीं छुपा के निकल जाते हैं, और गवर्नमेंट का टैक्स लेने वाला भी आए तो आप फटे हुए बनियान में बैठ जाते हैं, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, कर लो जो करना है। तो ये गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को टैक्स मिल नहीं रहा है, हम लोग टैक्स चोरी में माहिर हो चुके हैं। एक ये प्रॉब्लम। दूसरा, जो आदमी जॉब भी कर रहा है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट डोल के लिए अप्लाई कर देता है कि दोनों लेंगे हम तो, और उस पर कोई स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमारे जो मशीनरी है वो करप्शन से भरी हुई है। उसके पास अगर केस जाए कि ये आदमी अनएम्प्लॉयमेंट डोल भी ले रहा है और जॉब भी कर रहा है, तो वो उस आदमी को आप 10,000 रुपए दीजिए, 1000 रुपए दीजिए, आपका केस रफा दफा। तो ये चीज है, ये करप्शन जो है, ये फ्यूचर सिक्योरिटी हम तब देंगे जब 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 पॉपुलेशन कम होगी। हमारा आधार एक बहुत अच्छा फैक्टर है इसमें। आधार बहुत हेल्प करेगा। ओल्ड एज पेंशन है भी इंडिया में कई जगह 5000 रुपीज पर मंथ, लेकिन वो कितने स्टेट्स दे पा रहे हैं? अपना खर्चा निकालने के लिए स्टेट का पैसा नहीं देगा कहाँ से? तो और ऊपर से हेल्थ इंश्योरेंस हम सबको नहीं दे पा रहे हैं। अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारी पॉपुलेशन जो है, अगर 1980s के दौर में जो 80,000 हुआ करती थी, अगर 84,000 वो हो तो आज हम संभाल लें, लेकिन 130 करोड़ को तो सब कुछ देना। और ऊपर से इंडिया में तो सबसे बड़ी चीज है कि बांग्लादेश से इतना इन्फिल्ट्रेशन है और नेपाल से इतना है, सारे के सारे आप किसी को मना भी नहीं कर सकते, या तो मसला बन जाता है, एनआरसी आप कैसे लगा सकते हो? तो एक मुसीबत ये भी है। तो अभी एस्टिमेटेड ये है कि 5 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी इंडिया में है। तो 5 करोड़ बांग्लादेशी, भाई आपके नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान की पॉपुलेशन ही 20 करोड़ है, 1/4 ऑफ पाकिस्तान तो आपने बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रखा है। ये समझिए, नेपाल से भी उतना ही 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास है, और नेपाल से हमारी ट्वीटीज ऐसी हैं कि आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते उनको। वो आएंगे, नेपाल के लोग तो हमारी आर्मी ज्वाइन करते हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब देते हो आप, तो आप अब उनको गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो और वो यहाँ पर आके इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, तो आप उसमें फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो दैट्स द थिंग कि यहाँ रोका नहीं जा सकता। यू कैन ओनली कर्टेल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दैट्स गोइंग ऑन। साथ में
जो ये ग्लोबल वार्मिंग है और जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज अपने हिसाब से काम कर रही है। उसमें हम अकेले अपने कंट्री को बचा लें तो बड़ी बात है, ग्लोबल लेवल पे तो बहुत ही बुरी हालत है। अब मैं मेरे कनाडा में एक दिन एक दोस्त है मेरी, उनसे बात हो रही थी, बोले कि यार अब उतनी बर्फ नहीं पड़ती जितनी वो आज 10 साल पहले पड़ती थी, तो वहां पे भी बर्फ पड़ना कम हो गई है। तो ये सारा का सारा दैट विल ऐड ऑन टू व्हाट, ऐड ऑन टू द सी लेवल, और सी लेवल बढ़ेगा तो हमारी एरेबल लैंड और कम होगी, और एरेबल लैंड कम होगी तो फिर और फूड प्राइसेस आएगी। ये कल्मिनेट करता जाएगा, डे बाय डे कल्मिनेट करता जाएगा। तो इससे बाहर निकलने का तरीका कोई गवर्नमेंट नहीं सोच रही है, और जो गवर्नमेंट बात भी करती है, क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे, यार मैं तो पिछले 20 साल से क्लाइमेट चेंज पे बात ही देख रहा हूँ, कुछ हुआ तो है नहीं उसमें। हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे दिमाग नहीं लगा पाए। हम लोगों का कितना एनर्जी हम लोग सोलर पैनल से ले रहे हैं, सोलर एनर्जी पे हम लोगों ने कितना दिया, एक न्यूक्लियर एनर्जी से हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, सही है। विंड एनर्जी पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है, अभी इंडिया में तो बहुत बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन विंड एनर्जी में भी वो काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। विंड एनर्जी के साथ साथ टाइडल एनर्जी भी होती है, टाइडल एनर्जी पे तो बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें कब तक हो पाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट्स की इंटरेस्ट नहीं है उस साइड। अच्छा, कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि लैंड ले लेती हैं विंड एनर्जी के लिए, उसके बाद उसे बिल्डर्स को बेच देती हैं, तो ये एक स्कैम भी सामने आ रहा है। तो इसमें जितना हम देखेंगे उतना स्कैम है, और इसमें पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों का, हमारे ऑफिसर्स का नेक्सस इन्वॉल्व है। तो अभी तो कोई फ्यूचर नहीं दिखता इस क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि ना गवर्नमेंट सीरियस है, ना यूएन सीरियस है, कोई सीरियस नहीं है, क्योंकि एनर्जी लॉबी बहुत स्ट्रांग है। एनर्जी लॉबी जो है, ऑयल इज द मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी आफ्टर वाटर, तो इतना पैसा इन्वॉल्व है कि वो लोग पब्लिक ओपिनियन चेंज करने के लिए सब कुछ करते हैं, अपनी ऑयल इंडस्ट्री को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारा जो वो है, हमारी जो फोकस है वो बहुत कम है। हमारे पास ऐसी बैटरीज नहीं है, जो कि बैटरी ऑपरेटेड कार्स कितनी हैं अभी तो एक हमें दिख रही हैं एक दो, पहले तो वो भी नहीं थी। तो अब जब से क्लाइमेट चेंज इतना स्ट्रॉन्ग दिख गया है, तब हमें जाकर दिख रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोगों ने कुछ फोकस दिया है अपना, बट स्टिल टू लिटिल टू लेट। हाँ, कैलकाटा ने कुछ काम किया है, ममता बनर्जी ने कुछ काम किया है इलेक्ट्रिसिटी बसेस पे, बाकी दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड बसेस मुझे तो नहीं दिखी, बाकी जो हो, बाकी तो सबकी हालत। बस एक मेट्रो ने अच्छा काम किया, मेट्रो ने बहुत हेल्प की है दिल्ली को क्लीन करने में। उम्मीद है कि मेट्रो और फेजेस में वो बढ़ाते जा रहे हैं। बाकी शहरों में भी अब हमारे पास करीब 13-14 शहरों में मेट्रो पहुंच चुकी है, तो उससे और क्लीन होंगे, शहर क्लीन होंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो डिपेंडेंस है कार पे वो कम नहीं होता दिख रहा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे पाकिस्तान में भी करप्शन बहुत ज़्यादा हाई है, और अगर अभी बीच में इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा कि जी मैं सुनामी ले आऊँगा, ट्रीज़ की सुनामी आ जाएगी और ये आ जाएगा वो जाएगा, उसमें भी सुना है कि काफ़ी ज़्यादा करप्शन हुई है। इस्लामाबाद में जो जिन्ना एवेन्यू है, जो एक कॉर्नर से समझे दूसरे कॉर्नर तक, जहां तक प्रेसिडेंसी है वहां तक वो रोड जाती है, वहां पे ऐसे ट्रीज लगाए गए जो यहाँ की जमीन पकड़ती ही नहीं है, बगैर सोचे समझे, बगैर जिसे कहते हैं ना कि किसी से पूछे हुए कोई भी ट्रीज लाके यहाँ पे लगा दिए गए, जो कुछ ही दिनों में मुरझा गए और नहीं वो हो पाए, ग्रो कर पाए। इसी तरह से करप्शन यहाँ पे भी बहुत हाई है। लेकिन जो हसन निसार साहब कहते हैं ना पॉपुलेशन के ऊपर के, अगर किसी मुल्ला से कहो कि जी पॉपुलेशन कंट्रोल का, तो वो कहते हैं कि जी हर बच्चा जो है अपने साथ 2 हाथ लेकर आता है, तो उनका मतलब होता है कि वो काम करेगा। तो हसन साहब ने कहा लेकिन वो 2 हाथ 20 साल के बाद काम करेंगे, तो 20 साल तक तो उसको मतलब पेरेंट्स ने ही खिलाना है ना, तो वो कहाँ से लाएंगे? तो वो चीज यहाँ के तो वो एक निकाल देते हैं, एक रिलीजियस पॉइंट निकाल देते हैं, और यहाँ के लोगों को समझ नहीं आती। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके 5-5 6-6 बच्चे होंगे, और मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि ये इतना लिखने पढ़ने के बाद इनका यह हाल है कि इनके 4 या 5 बच्चे हैं। तो उसके ऊपर कुछ
हो नहीं पाता, और बिल्कुल इसी तरह से जो है वो करप्शन का ये लेवल है कि जो मैंने खुद ने देखा है कि जब मेरी मदर की तबीयत खराब थी और शी वाज अ हार्ट पेशेंट, तो हम उनको हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे पिम्स, वहां लेके जाते थे, तो हमें व्हील चेयर नहीं मिलती थी जब तक कि आप किसी नर्स या वार्ड बॉय को पैसे नहीं देते। आप उन्हें पैसे देंगे और वो 1 मिनट में व्हील चेयर आपको मिल जाएगी, अगर नहीं देंगे तो फिर आप खड़े रहें, करें कुछ, कहीं से अगर दिख जाए तो और बात है, अदरवाइज व्हील चेयर्स तक प्रोवाइड नहीं करते थे। एक जानने वाली मेरी है, उनका कैटरेक्ट ऑपरेशन था, तो वो फाइल जो थी वो पीछे थी, मतलब समझे 4 5 6 ऑपरेशंस के बाद उनका नंबर आना था। उन्होंने कुछ पैसे दिए नर्स को और वो फाइल उनकी सेकंड या थर्ड नंबर पे चली गई कि उनका ऑपरेशन जो था वो पहले हो गया, बिकॉज वो ये चाह रही थी कि जल्दी हो जाए ऑपरेशन उनकी मदर का या जो भी था। तो ये तो लेवल है कि जो था हर जगह पे करप्शन तो बहुत बुरी तरह से है पाकिस्तान में, उस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे तो आपको पता है कि वो सेनेट के वोटिंग के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ गए थे, लेकिन फिर भी इस पे बहुत जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर बहुत कम बात होती है, क्लाइमेट चेंज पे बहुत कम बात होती है, और लोग बहुत ज्यादा कोरोना से तो हो ही रहे हैं बीमार, लेकिन उसके साथ साथ ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं और जो क्लाइमेट है उसकी वजह से भी बीमार हो रहे हैं, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि ऑक्सीजन जाहिर है कम हो गई है और हर तरफ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है कार्स की वजह से और दूसरी चीजों की वजह से। लेकिन कोई आगे कुछ लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी रोहित, कुछ आगे होप लग रही है आपको कि किसी तरीके से लोगों को ये बात समझ में आए? पानी बेतहाशा पानी जाया करते हैं, गाड़ियां धो रहे, आपको कहीं पे नजर आएगा कि पता नहीं कितना रोड के ऊपर पानी बह रहा है और नल उन्होंने खुला छोड़ दिया और गाड़ी उनकी धुल रही है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, वो 2 टैंकर भी डलवा सकते हैं। तो ये जो एक है ना, अब सुपियरिटी का कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ एक है कि बहुत ना हर कोई अपने आप को बहुत तोप समझने लगता है। अगर किसी के पास पैसा होगा ना तो वो कहेगा ठीक है, मैं ये चीज भी ठीक है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं जाया भी कर सकता हूँ। ये वाली सोच हमारे यहाँ बहुत है। क्या ये भारत में भी है, या भारत में लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं? हम लोगों का पार्टीशन जो है वो 70 साल पहले हुआ था, लेकिन माइंडसेट हम लोग 150 साल पहले से लेके चल रहे हैं। तो वही हालत है, यहाँ पे भी कारें धो रहे हैं लोग, गर्मी के मौसम में धो रहे हैं, बल्कि गुड़गांव में तो कार धोने पे बैन लगा दिया गया। गर्मियों में आप कार नहीं धो सकते गुड़गांव में, दिल्ली का जो सैटेलाइट टाउन है। अब लेकिन क्योंकि कानून हम सबके लिए एक है, लेकिन पुलिस सबको बराबर नहीं समझती या एडमिनिस्ट्रेशन सबको बराबर नहीं समझता, इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्रॉब्लम्स ऐसे आती हैं कि जिसकी भी जरा से भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जिसके पास जरा सा पैसा है, वो अपने आप को सुपीरियर समझता है और वो फिर वो पब्लिक में उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मैं तो पब्लिक में कार धोऊंगा, पब्लिक में कार धोऊंगा, तो फिर उसका दूसरा कहता है मैं भी धोता हूँ। उससे हमारे वाटर रिसोर्सेज खराब होते हैं। हमारे आपने बताया कि जो ये जिस तरीके का ये पैसा दे करके व्हील चेयर मिली, पैसा दे, ये इंडिया में भी है, ये हर जगह है जहां पे आप हमारे, जब तक हम लोगों ने करप्शन को एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप ओपन में बोल रही हैं कि पैसा देने के बाद ऑपरेशन की वो फाइल ऊपर हो गई, तो क्या ये गवर्नमेंट को नहीं पता है? भाई सीधी सी बात है, कहीं हो रहा है। कौन सा ऐसा आदमी है इंडिया में या पाकिस्तान में जिसको आज तक पुलिस वाला रिश्वत देता हुआ नहीं दिखा? तो हमें दिखा है, तो वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कहाँ है जिसको नहीं दिखता? हमारा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट करता क्या है? क्योंकि ये एक ऐसा विश्व साइकिल है जिस पर पॉलिटिशियंस का ब्लेसिंग्स हैं और पॉलिटिशियंस को खुद भी पैसा पहुंचना शुरू हो चुका है। तो पॉलिटिशियंस को पैसा मिल रहा है तो वो लोग फिर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को रोकते हैं कि तुम भी पैसा खाओ यार, चुपचाप रहो। तो सब पैसा खा रहे हैं, सबको पता है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता है, सबको पता है, सबको पता है। हम लोगों ने उस करप्शन को अपनी सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट कर लिया है, और ये चीज जब तक हम लोगों के पास करप्शन रहेगा तब तक हम किसी भी पॉलिसी को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ये हम लोग हर बार एक केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया दिल्ली गवर्नमेंट में, करप्शन लगभग एलिमिनेट कर दिया, बहुत मुश्किल से कोई, इसीलिए केजरीवाल जो हर बार इलेक्शन जीत रहे हैं, मोदी जैसे पावरफुल लीडर के सामने इलेक्शन जीत रहे हैं।
इसीलिए क्योंकि केजरीवाल के गवर्नमेंट में करप्शन मतलब इट्स लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट। आप नहीं बोल सकते कि करप्शन हो रहा है वहां पे। जो कुछ हो रहा है बड़ी ईमानदारी से हो रहा है। लेकिन केजरीवाल बाकी जगह इलेक्शन हार रहे हैं, एक ही जगह उनका इलेक्शन दिल्ली में चलता है, बाकी पंजाब में उनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है। केजरीवाल जैसा लीडर अभी बहुत जरूरी है इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब प्रॉब्लम यह है कि वो लड़ उनसे रहे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो मीडिया में अपने प्रो खबरें चलवा लेते हैं, केजरीवाल के खिलाफ खबरें चलवा लेते हैं। केजरीवाल का जितनी भी कैंपेनिंग है, आप दिल्ली में देखिए केजरीवाल की क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल के टाइम पे बिजली बिल्स हाफ हो चुके हैं लोगों के। कैसे बिजली बिल हाफ हो गया? बाकियों के बिजली, बाकी स्टेट्स में बिजली का बिल, वो केजरीवाल ने खुद बोला कि हम लॉस में नहीं चला रहे, गवर्नमेंट मेरी प्रॉफिट में है, उसके बाद मैं बिजली का बिल हाफ कर देता हूँ। जहां पे मेरे स्टेट में बिजली का बिल आमूमन 1700 रुपए आता है, केजरीवाल 300-400 रुपए बिल क्लियर कर देते हैं पूरे महीने का। अगर आप एसी चला रहे हैं तो 1000 रुपए में क्लियर। तो ऐसे हम लोगों के पास ऐसी गवर्नमेंट्स नहीं रह गई जो कि करप्शन को एलिमिनेट करने की सोचती हूँ। बाकी जो हैं वो कर रही हैं। अब आज की डेट में कोई आदमी इलेक्शन लड़ता ही इसीलिए है कि मैं मिनिस्टर बनूंगा तो बहुत कमाऊंगा। कोई ये नहीं बोलता कि मैं देश की सेवा के लिए मिनिस्टर बन रहा हूँ, कोई नहीं, कोई ये सोचता ही नहीं है। जो एमपी भी इलेक्शन लड़ता है वो भी ये सोचता है कि एमपी बन जाऊंगा तो बहुत कमाऊंगा। तो जब माइंडसेट ये है कि बहुत कमाऊंगा, एक इलेक्शन के लिए 25 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो वो कहीं से तो रिकवर करेगा। और वो खर्च हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन उस पर कैप लगाता है कि इतने से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि ये पैसा खर्च होता है तो किस लिए होता है, और इतना पैसा खर्च हो रहा है तो वो आदमी रिकवरी करेगा कहां से? ये पैसा आ रहा है। एक आदमी राशन की दुकान खोल के बैठा है, इलेक्शन में 5 लाख 10 लाख खर्च कर देता है, कहां से लाता है वो आदमी? तो ये हमारे सिस्टम में आ चुका, हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अब करप्शन आ चुका है। अब इसका बहुत कम इलाज दिखता है किसी को भी। यानी मैं आपको बताऊं कि वो जो व्हील एक रूम था हॉस्पिटल में, वहां पे व्हीलचेयर्स रखी हुई मैंने खुद देखी। तो जब मैंने कहा नर्स को कि व्हीलचेयर चाहिए तो उसने कहा व्हीलचेयर तो नहीं है। मैंने कहा उधर रूम में भरी पड़ी है व्हीलचेयर्स, पूरे रूम में व्हीलचेयर्स रखी हैं। और नहीं जी वो नहीं मिल सकती, वो तो फिर आपको पता है क्या तरीका है। तो फिर मेरे जैसे लोगों की भी गलती है कि हम उस पे आवाज उठाने के बजाय मैंने जान छुड़ाने के लिए पैसे दे के मैंने कहा लाओ जल्दी, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे उस वक्त अपनी मदर को देखना था, ना कि मुझे ये इनकी करप्शन की स्टोरीज निकालनी थी। क्योंकि मैं खुद उस चीज में जैसे कहते हैं इन्वॉल्व थी, या खुद उस टेंशन में थी कि मुझे व्हीलचेयर चाहिए अपनी मदर के लिए। लेकिन यहाँ पे वो है एंड आई एम श्योर कि अभी तक, हालांकि इस बात को कई साल 6-7 साल हो गए, लेकिन फिर भी आई एम श्योर कि अभी भी यही कुछ होता होगा। तो लेकिन इसमें ना कोई आवाज उठाता है, ना कोई बोलता है, ना कोई बात करता है, और एक रूटीन की चीज बन के रह गई है। और इसी तरह से गाड़ी धो रहे हैं, पानी जाया कर रहे हैं, या सब लोग उठ के बड़े शहरों में आ जाएंगे तो भाई आप गवर्नमेंट थोड़ा सा या दूसरे लोग कोशिश करके छोटी सिटीज में वो सारी चीजें प्रोवाइड कर देना ताकि वो लोग वहीं पे रहें, अपना घर छोड़ के ना आए। उससे भी आपकी इधर जो है क्राउड आपका कम हो जाएगा ना। आप अगर बड़ी सिटीज को थोड़ा इतना ज्यादा भर देंगे तो फिर तो यही चीज होगी। दूसरी चीज कि अगर आप वो स्टोरी चला भी देते और वो एक नर्स पकड़ी भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 6 महीने बाद फिर से वही वापस करप्शन पे आ जाते, फिर से वही काम शुरू हो जाता। तो एक बार आप स्टोरी चला दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी 50 हॉस्पिटल में वो काम डेली हो रहा है, एक हॉस्पिटल की एक नर्स पे एक्शन हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ बाकी सारी जगह रुक जाएगा वो काम। गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की टीम्स जाएं और जाकर के चेक करें कि ये कहाँ करप्शन हो रहा है, कहाँ ये काम हो रहा है, उन सबको पकड़ा जाए, तब होगा, वरना नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट डजंट हैव द विल पावर टू स्टॉप इट। दैट्स इट, वेरी क्लियर वर्ड्स। थैंक यू सो मच रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया और हमने इस टॉपिक पे बात की। आई होप कि हम इसी तरह के थोड़े डिफरेंट टॉपिक्स पे भी बात करें ताकि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आए और पता लगे कि हो क्या रहा है दोनों कंट्रीज में। और ये चीजें जो हैं इनके ऊपर भी बात होनी चाहिए और इन चीजों के ऊपर भी काम भी होना चाहिए, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, क्लाइमेट चेंज हो, या इस तरह के प्रॉब्लम्स जो डेली लाइफ में हमें फेस करनी पड़ती हैं, हमें उन्हें भी डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।